मैं कुंदन सर। आज हम कक्षा 10th के दूसरा चैप्टर लवण क्षार, अम्ल क्षार और लवण पढ़ेंगे। इससे पहले अगर पहला वीडियो आप नहीं देखे हैं तो उसे देखें, फिर ये देखें तो आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। तो आज हम काम का क्लास जो है स्टार्ट करते हैं। कुछ आज क्या है कि पीएच स्केल क्या होता है? किसी विलयन में उपस्थित H+ आयन की सांद्रता ज्ञात करने के लिए एक स्केल विकसित किया गया जिसे पीएच स्केल कहते हैं। पीएच में पी है पुषांश, जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। पीएच में पी पुषांश है जो एक जर्मन शब्द है जिसका अर्थ होता है शक्ति। अगर पीएच मान जो है वो 7 के बराबर हो तो वो उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच मान 7 के बराबर हो तो वो कैसा विलयन होगा? उदासीन विलयन होगा। अगर पीएच मान 7 से कम हो, अगर पीएच मान 7 से कम हो तो वो कैसा होगा? तो वो अम्लीय विलयन होगा। कैसा होगा? अम्लीय होगा। आगे देखिए, यदि पीएच मान 7 से अधिक है, यदि पीएच मान 7 से अधिक है तो वो कैसा होगा? वो होगा क्षारीय होगा। पीएच मान क्षारीय होगा। ठीक है जी। अगर पीएच मान 7 होता है तो वो 7 से अधिक होता है पीएच मान तो वो क्या होगा? क्षारीय होगा, यानी कि क्षार होगा। यह स्केल 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी पीएच स्केल जो है ये 0 से 14 तक पीएच ज्ञात करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। ठीक है, चलिए हम इस स्केल के माध्यम से समझने की कोशिश करेंगे। अब यहाँ पे आपको 2 चित्र दिख रहा होगा। ये लिखा हुआ है दुर्बल अम्ल और प्रबल अम्ल। जो H आयन देता है उसके अनुसार लिखा हुआ है CH3 COOH या H2CO3। यहाँ इधर HCl H2SO4 HNO3। तो ये जो है H+ आयन देने की धीरे धीरे जो ज़्यादा वो रखता है वो आपको दिख रहा है। ऐसे ही दूसरा देखेंगे हम, दुर्बल क्षार। वो हमने दुर्बल अम्ल देखा। अब यहाँ पे हम दुर्बल क्षार और प्रबल अम्ल देखेंगे। दुर्बल क्षार NH4OH और प्रबल क्षार क्या है? NaOH, KOH और CaOH। देखिए NOH होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड, KOH होता है पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। ठीक है, अब हम सारणी के माध्यम से समझेंगे कि अम्ल और क्षार कैसे होता है। ठीक, देखिए ये मेन पॉइंट है। यहाँ जो इसका पीएच मान है वो है 7। कितना है? 7। ठीक है, अब 7 से इधर जाने पे 0 की तरफ जो है वो H आयन जो है वो क्या होता है? घटता है, 7 से कम होता है। और इधर की तरफ जाने पे H आयन की सांद्रता 7 से बढ़ती है। तो अगर 7 से पीएच मान यानी H आयन की सांद्रता कम हो रही हो, यानी 7 से कम, तो वो जो होगा वो अम्ल होगा। अगर 7 से अधिक हो पीएच मान यानी H आयन की सांद्रता कम हो रही हो तो वो जो होगा वो होगा क्षार होगा। यानी कि पीएच मान अगर 7 से कम है तो वो अम्ल है, और अगर पीएच मान 7 से अधिक है तो वो क्षार है। अब हम पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व देख लेते हैं। पीएच मान का दैनिक जीवन में महत्व क्या है? पौधों एवं पशु
पीएच के प्रति संवेदनशील होते हैं। हमारा शरीर 7 से 7.8 परास के बीच कार्य करता है। वर्षा का जल का पीएच मान जब 5.6 से कम हो जाता है तो वह जो जल होता है वो कैसा हो जाता है, अम्लीय हो जाता है, यानी कि हम इसे कह सकते हैं कि वो अम्लीय वर्षा की तरह होता है। ठीक है। मिट्टी का पीएच। अच्छी उपज के लिए पौधों के एक विशिष्ट पीएच परास की आवश्यकता होती है। यदि किसी स्थान को मिट्टी का पीएच कम या अधिक हो तो किसान उसमें आवश्यकता अनुसार अम्लीय या क्षारीय पदार्थ मिलाते हैं। अब पाचन तंत्र में पीएच मान का क्या महत्व होता है जी? तो हमारा उदर यानी स्टोमच हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl उत्पन्न करता है जो भोजन के पचाने में मदद करता है, यानी सहायक होता है। अपच की स्थिति में उदर अधिक मात्रा में अम्ल उत्पन्न करता है जिसके कारण उदर में दर्द, जलन का अनुभव होता है। इस दर्द से मुक्त होने के लिए एंटीसीड जैसे क्षारकों का उपयोग किया जाता है जो अम्ल की अधिक मात्रा को उदासीन करता है, जैसे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम, है नी। पीएच मान का जो है वो परिवर्तन का दंत क्षय यानी कि दांत के संचरण में कम होने, घिसने में पीएच मान का क्या महत्व होता है? देखिए, कह रहा है मुंह के पीएच मान अगर 5.5 से कम होने पर दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, यानी दांत जो है वो कैसे हो जाता है, क्षय होने लगता है, घिसने लगता है। दांतों का इनेमल यानी दंत वलक कैल्शियम फास्फेट से बना होता है जो शरीर के सबसे कठोर पदार्थ होता है। यह जल में नहीं घुलता लेकिन मुंह के पीएच का मान 5.5 से कम होने पर संचारित हो जाता है। क्षारकीय दंत मंजन का उपयोग करने से अम्ल की अधिक की मात्रा को उदासीन किया जा सकता है। यहाँ देखिए दंत मंजन है। दंत मंजन का मतलब क्या होता है? मुंह धोने में जो हम कोलगेट, पेप्सोडेंट वगैरह यूज करते हैं उसे हम दंत मंजन कहते हैं। और ये किस चीज़ का बना होता है? ये कैल्शियम फास्फेट का बना होता है। ठीक है। अब पशुओं एवं पौधों द्वारा उत्पन्न रसायनों से आत्मरक्षा कैसे किया जाता है? मधुमक्खी का डंक एक अम्ल छोड़ता है जिसके कारण दर्द एवं जलन का अनुभव होता है। डंक मारे गए अंग में बेकिंग सोडा का उपयोग से आराम मिलता है। अगला नेटल के डंक वाले मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाता है जिसके कारण जलन वाले दर्द का अनुभव होता है। ठीक है। इसका इलाज डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्ती रगड़कर किया जाता है। देखिए नेट जो के डंक वाले बाल मेथेनोइक अम्ल छोड़ जाता है जिसके कारण जलन वाला दर्द का अनुभव होता है। इसके इलाज के लिए डंक वाले स्थान पर डाक पौधे की पत्तियों को रगड़कर किया जाता है इसका इलाज। ठीक है। अभी जो पीछे पढ़े हैं उसे दोबारा से देखिए क्या है। लवणों का पीएच। परवल अम्ल प्लस क्षारक क्या बनाता है? उदासीन लवण। और इसका जो पीएच मान होता है वो कितना होता है? ये जो होता है वो 7 होता है। ठीक है। अब परवल अम्ल और दुर्बल क्षार, परवल अम्ल और दुर्बल क्षार
मिलाया जाए तो वो अम्लीय लवण बनता है और इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से कम होता है। ठीक है, देखिए इस तरीके का जो बना हुआ है, जिसका मुंह खुला होता है जिधर की तरफ वो होता है बड़ा, और जिधर की तरफ बंद होता है वो होता है छोटा। ठीक है, मैथ में आप देखे होंगे ये। तीसरा, परवल क्षारक और प्लस दुर्बल अम्ल ये क्रिया करके क्षारकीय लवण बनाता है और इसका पीएच मान जो होता है वो क्या होता है, 7 से अधिक होता है। अब हम कुछ चीज़ों के रासायनिक नाम, बनाने की विधि ये जानेंगे। कह रहा है साधारण नमक से रसायन कैसे होता है। सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH, विरंजक चूर्ण यानी CaCl2, बेकिंग सोडा NH4HCO3, फिर धावन सोडा का होता है Na2CO3 इंटू 10H2O, प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसे जिप्सम कहते हैं CaSO4 4 सही 1/2 और 2HO। तो अब हम सबसे पहले जो पढ़ेंगे वो हम क्या पढ़ेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH सोडियम क्लोराइड के जलीय विलयन में विद्युत प्रवाहित करने पर वियोजित होकर सोडियम हाइड्रोक्साइड उत्पन्न करता है। इस प्रक्रिया को क्लोरो क्षार प्रक्रिया कहते हैं। जैसे देखिए 2NaCl यानी सोडियम क्लोराइड जल H2O क्रिया करके सोडियम हाइड्रोक्साइड यानी NaOH बनाता है और Cl2 क्लोरीन गैस देता है और हाइड्रोजन गैस देता है। ठीक, एनोड पे जो होता है वो Cl2 गैस होता है, कैथोड पे जो होता है वो H2 गैस होता है और कैथोड के पास जो होता है वो NaOH का विलयन होता है। इसका जो हम उपयोग करते हैं कहाँ पे, तो हम हाइड्रोजन का उपयोग करते हैं ईंधन मार्गरीन में, और Cl2 का प्रयोग हम करते हैं जल की स्वच्छता या PVC CFC को बनाने में। ठीक है, HCl जो होता है उसका उपयोग हम कहाँ करते हैं, इस्पात की सफाई और औषधियों बनाने में करते हैं। NaOH का उपयोग धातुओं को ग्रीज हटाने के लिए, साबुन के कागज बनाने के लिए इसका प्रयोग करते हैं। Cl2 और NaOH यानी इसे विरंजक चूर्ण बनाने में, घरेलू विरंजन, वस्त्र विरंजन के लिए भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, अब हम पढ़ेंगे विरंजक चूर्ण। क्या पढ़ेंगे, विरंजक चूर्ण। ठीक है, विरंजक चूर्ण क्या होता है जो देखिए, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण का निर्माण होता है। विरंजक चूर्ण कैसे बनता है, शुष्क बुझे हुए चूने पर क्लोरीन की क्रिया से विरंजक चूर्ण प्राप्त होता है। विरंजक चूर्ण का सूत्र क्या होता है, CaOCl2। ठीक, विरंजक चूर्ण का उपयोग कहाँ में हम करते हैं, तो वस्त्र उद्योग में सूती व लिनेन के विरंजक के लिए करते हैं। कागज की फैक्ट्री में लकड़ी की मज्जा के विरंजन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। रासायनिक उद्योग में एक उपचायक के रूप में होता है। पीने वाले जल की जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में हम इसका प्रयोग करते हैं। पीने वाला जल को जीवाणुओं से मुक्त करने के लिए रोगाणुनाशक के रूप में इसका उपयोग हम करते हैं। ठीक है, आप देखते होंगे कि हमारे घरों में जो टंकी का पानी आता है वो कैसा होता है, तो इसमें हल्की हल्की क्लोरीन जैसी महक आती है नी, क्यों, क्योंकि उसमें विरंजक चूर्ण मिला होता है जिसका सूत्र होता है CaOCl2, जो क्लोरीन जैसे उसमें इसलिए बदबू आती है।
महक आती है। ठीक है, आगे देखिए, बेकिंग सोडा, जिसे हम क्या कहते हैं, खाने का सोडा भी कहते हैं। ये NaCl प्लस H2O प्लस CO2 प्लस NH3 क्रिया करके ये क्या बनाता है, NH4Cl और NaOHCO3 यानी बेकिंग सोडा। ठीक है, यह एक दुर्बल अक्षारक है, यह एक दुर्बल अक्षारक है। ठीक है, ये खाने को पकाते समय गर्म करने पर इससे में निम्नलिखित अपक्रिया होती है, जैसे 2NaHCO3 गर्म किए, ये जो त्रिभुज कहा है ये दिखा रहा है कि ये गर्म कर रहे हैं, Na2CO3 प्लस H2O प्लस CO2 में टूट जाता है, यानी कि ये जल और कार्बन डाइऑक्साइड में टूट गया। ठीक है, एक बार फिर दोबारा देखिए, खाने का सोडा यानी कि बेकिंग सोडा का उपयोग। बेकिंग सोडा क्या होता है कि ये NaCl यानी सोडियम क्लोराइड, जल, कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया NH3 को क्रिया करके NH4Cl बनता है और NaOHCO3 यानी बेकिंग सोडा बनता है। यह एक दुर्बल अक्षारक है, यह एक दुर्बल अक्षारक है। ये खाना पकाते समय गर्म करने पर इसमें से निम्न अभिक्रिया होती है। क्या होती है भाई, तो NaHCO3 दोगुने मात्रा में लिए और इसे हम Na2CO3 और जल और कार्बन डाइऑक्साइड में ये टूट जाता है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि बेकिंग सोडा का उपयोग कहाँ कहाँ करते हैं। बेकिंग सोडा का उपयोग बेकिंग पाउडर बनाने में यानी बेकिंग सोडा प्लस टार्ट्रिक अम्ल बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, इस अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 के कारण पावर रोटी या केक में खमीर उठ जाता है, इससे यह मुलायम एवं स्पंजी हो जाता है। ठीक है, यह एंटीसैड का एक संघटक है, इसका उपयोग सोडा, अम्ल, अग्निशामक के में भी किया जाता है। ठीक, इसका उपयोग कहाँ किया जाता है, तो इसका उपयोग हम सबसे पहले बेकिंग पाउडर बनाने में करते हैं, फिर इसके अभिक्रिया से उत्पन्न CO2 को कारण जो है रोटी या केक में खमीर उठाया जाता है, इससे यह मुलायम हो जाता है या स्पंजी हो जाता है। यह एंटीसैड के संघटक है, इसका उपयोग सोडा, अम्ल या अग्निशमक में किया जाता है। जैसे कोई भी कोल्ड ड्रिंक बनाया जाता है, चाहे वो पेप्सी, कोको कोला, थम्स अप या कंचे की बोतल हो, इन सभी में क्या होता है, ये प्रयोग में लाया जाता है। अब हम पढ़ेंगे धोने का सोडा। धोने का सोडा, धोने का सोडा का नाम होता है Na2CO3 इंटू 10H2O। ठीक, सोडियम कार्बोनेट के पुनः क्रिस्टलीकरण से धोने का सोडा प्राप्त हमें होता है। यह एक क्षारीय लवण है। ठीक है, इसका उपयोग कांच, साबुन एवं कागज उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग बोरेक्स के उत्पादन में भी किया जाता है, बोरेक्स के उत्पादन में। इसका उपयोग घरों के साफ सफाई के लिए भी होता है और इसका जो मेन उपयोग किया जाता है नगर निगम में, वो जल से अस्थायी कठोरता को दूर करने में किया जाता है। ठीक है जी, एक बार फिर दोबारा देखिए, धोने का सोडा का उपयोग कांच उद्योग में, साबुन एवं कागज के उद्योग में किया जाता है। इसका उपयोग जो है वो बोरेक्स के उत्पादन में किया जाता है। फिर इसका उपयोग घरों के सफाई में होता है और जल के अस्थायी कठोरता को दूर करने में होता है। देखिए, जल में जो कठोरता होता है वो दो प्रकार का होता है। ठीक है, पहला जो होता है वो अस्थायी कठोरता होता है और दूसरा जो होता है वो क्या होता है, वो होता है अस्थायी कठोरता होता है। ठीक है,
प्लास्टर ऑफ पेरिस। प्लास्टर ऑफ पेरिस जिसका सूत्र होता है CaSO4 4 इंटू 1/2 H2O। ठीक, जिप्सम को 373 डिग्री केल्विन पर गर्म करने पर यह जल के अणुओं को त्याग कर कैल्शियम सल्फेट, हेमीहाइड्रेट या अर्धहाइड्रेट बनाता है। ये यहाँ पे जो लिखा हुआ है आधा 1/2 H2O, इसे हम क्या कहते हैं? इसे हम या तो हम हेमीहाइड्रेट कह सकते हैं या अर्धहाइड्रेट कह सकते हैं। इसे हम POP बनता है। यह सफ़ेद चूर्ण होता है जो जल में मिलाने पर पुनः जिप्सम बनकर ठोस प्रदान करता है। जैसे CaSO4 इंटू 1/2 H2O प्लस H2O, यानी ये क्या बन गया? जिप्सम। CaSO4 इंटू 2H2O। ठीक है। उपयोग कहाँ किया जाता है? उपयोग प्लास्टर ऑफ पेरिस का उपयोग डॉक्टर टूटी हड्डियों को जोड़ने के लिए करते हैं। इसका उपयोग खिलौना बनाने में, सजावट के सामान बनाने में किया जाता है और इसका उपयोग सतह को चिकना बनाने के लिए भी किया जाता है। ठीक है। क्रिस्टलन जल। क्रिस्टलन जल, अब क्रिस्टलन जल क्या होता है? लवण के एक सूत्र इकाई में जल की निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। एक बार दोबारा देखिए। लवण के एक सूत्र इकाई में, लवण के एक सूत्र इकाई में जल के निश्चित अणुओं की संख्या को क्रिस्टलन जल कहते हैं। उदाहरण के लिए CuSO4 या 5H2O में क्रिस्टलन के जो जल है उसके 5 अणु हैं, Na2CO3 और 10H2O में जल जो है वो कितना है? जल के अणु 10 हैं। और CaSO4 और 2H2O में जो जल के अणु है वो कितना है? 2 है। ठीक है। अब देखिए, अब ये छोटे छोटे क्वेश्चन है जिसे आप करना है कि आप इसे करके कमेंट में बताएंगे। चींटी का डंक में कौन सा अम्ल होता है? अंडे के छिलके में नाइट्रिक अम्ल के डालने से क्या होगा? एक लवण का नाम लिखिए जिसके क्रिस्टल का जल में नहीं होता है। बेकिंग पाउडर के 2 अवयवों के नाम लिखिए। पाचन क्रिया के दौरान उदर में pH क्या होता है? ठीक। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो जाते जाते एक लाइक और सब्सक्राइब करते जाएं। ठीक है। और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए।